हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी कंसल्टिंग। मैं रवि गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। जी हाँ, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे हॉट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि हर लोग अभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स किसे कहते हैं। तो आप लोग को लगभग पता होगा, मैं कोशिश करता हूँ अपने आसान शब्दों में आपको समझाने का। तो चलिए समझते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स किसे कहते हैं। जितनी भी एसेट्स डिजिटली वर्चुअली जिसमें एक इनहेरेंट वैल्यू है, जो किसी टोकन में, किसी फॉर्म में या यूनिट में स्टोर की जा सकती है, इन्वेस्ट की जा सकती है, और जिसके पास कैपेबिलिटी है फिनेंशियली इंटरचेंज होने की, जो कि आप इंटरचेंज कर सकते हो फॉर एनी कंसिडरेशन, फॉर एनी वैल्यू ऑफ मनी, वो सारी एसेट्स क्या है? वो सारी एसेट्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कैटेगरी में आती है। इसमें एक एक्सेप्शन है दोस्तों, हमारा जो इंडियन करेंसी है, जो हमारा INR है एंड फॉरेन करेंसी, इसे छोड़कर दोस्तों हम इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि वो हमारी नॉर्मल करेंसी है। उसके अलावा दोस्तों जो भी हम लोग बिटकॉइन ये सब में ट्रेड कर रहे हैं, वो सारे को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के डेफिनेशन में रखा गया है, जिसमें से इंडियन रुपीस और फॉरेन करेंसी बाहर है। अब आते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 115 BBH। आइए इसको समझते हैं। जैसे 115 BBH लाने का पर्पस ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र पे एक टैक्स वसूलेगी, जिसका रेट है दोस्तों 30%। तो चलिए डिटेल में हम लोग समझते हैं, बात करते हैं टैक्सेशन कैसे होगी, जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न था दोस्तों। अभी तक लोगों को क्लियर नहीं था कि डिजिटल करेंसी को लेकर बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे थे। कुछ लोग इसे बिजनेस इनकम ट्रीट करते थे, तो कुछ लोग कैपिटल गेन जैसा ट्रीट करते थे, तो कुछ लोग इसे स्पेकुलेशन बिजनेस ट्रीट करते थे। ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है दोस्तों। अब हमारे पास इस बजट में दोस्तों, इस बजट में ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है फिनांस बिल 2022 में, जो है 115 BBH, विच इज सेक्शन 115 BBH। ये आपको बताएगा किस रेट से टैक्स देना है, कैसे देना है, किस चीज़ का बेनिफिट आप ले सकते हैं, किस चीज़ का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। इसमें आपको इस सेक्शन में दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिडक्शन मिलेगा। मतलब आप अगर कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को सेल करते हैं, तो आप बस अपना कॉस्ट को माइनस कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी चीज़ को माइनस नहीं कर सकते हैं। जैसे शेयर्स के केस में होता था दोस्तों कि कोई एक्सपेंसेस अगर लगा है ट्रांसफ़र में, अगर सेल ऑफ शेयर कर रहे हैं और उसमें जैसे हम लोग पेड करते थे, ब्रोकरेज पेमेंट करते थे या कुछ और उससे रिलेटेड खर्चे का पेमेंट करते थे, तो हम लोग उसको माइनस करते थे बस। लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में दोस्तों ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस होगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे आपने सेल किया 5 लाख का बिटकॉइन, आपने बिटकॉइन खरीदा था, परचेज प्राइस था उसका, परचेज प्राइस मान लेते हैं 2 लाख रुपया था। इसको खरीदने में एक्सपेंस हुआ था दोस्तों 10,000 रुपये का। तो गवर्नमेंट ये सेक्शन के थ्रू कहना चाहती है दोस्तों कि जो आप प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट में यहाँ पे जो माइनस करेंगे दोस्तों, वो सिर्फ परचेज की वैल्यू का 2 लाख आपका डिफरेंस जो आएगा प्रॉफिट
3 लाख। इस 10,000 का एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी दोस्तों। तो आप अपने खर्चों का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं इस केस में। रेट क्या होगा दोस्तों? गवर्नमेंट ने फ्लैट 30% का रेट लगाया है। जैसे इस केस में दोस्तों, अगर आपको 3 लाख का फायदा हो रहा है तो आपका टैक्स जो होगा, टैक्स एट द रेट 30% 90,000 हो जाएगा। आपका प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के फंड में जाने वाला है। ये गवर्नमेंट को आपको देना होगा। तो आप अगर 10 रुपया कमा रहे हैं दोस्तों, तो 30 पैसा गवर्नमेंट को देना होगा। 100 रुपया अगर कमा रहे हैं तो 30 रुपया गवर्नमेंट ही ले लेगी दोस्तों। आपके हाथ में 70 रुपया का बचेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही कड़ा फैसला लिया है। आप अगर डिजिटल करेंसी से पैसा बना रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में पेमेंट करना पड़ेगा। अब आते हैं लॉसेस को लेके। लॉसेस के केस में क्या होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग का कभी कभी क्या होता था, हम लोग जो इनकम कंप्यूट करते थे, मान लेते हैं आपको प्रॉफिट इस केस में 3 लाख रुपया हुआ और आपका पहले से एक बिजनेस लॉस है। बिजनेस लॉस है 50,000 का। तो नॉर्मल क्या होता था दोस्तों कि बिजनेस लॉस का सेटअप हम लोग अपने दूसरे वाले बिजनेस से लेते थे, बट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में आप इसका सेटअप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और पहला तो ये है कि आप कोई भी अदर हेड का लॉस को अपने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में आपको लॉस हो रहा है तो ना ही इसे सेटअप कर सकते हैं, ना ही इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट आपको किसी भी चीज का फायदा नहीं देगी, और प्रॉफिट होगा दोस्तों तो 30% आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ये है इस बजट 2022 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है नया सेक्शन 115 BBH। अदर लॉसेस सेक्टर shall not be set up against income from transfer of VDA. Losses from VDA shall not be set up against other income, shall not be carry forward to succeeding assessment year। तो सिंपल शब्दों में कहना यही है, फायदा हुआ तो टैक्स दो, नुकसान हुआ तो आप अपना समझो। फायदा होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, सिंपल। नुकसान हुआ तो आपका हुआ। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नए सेक्शन में, जो कि TDS के रिगार्डिंग है। TDS का सेक्शन है दोस्तों 194S। अब समझते हैं TDS गवर्नमेंट ने लाया क्यों है। TDS का प्रोविजन भी प्रपोज इस बजट में कर दिया गया है दोस्तों। फिनांस बिल 2022 में TDS लाने का इंटेंशन ये है कि कोई जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की, बिटकॉइन की या दूसरे किसी कॉइन्स की, NFTs की, तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे दोस्तों। तो गवर्नमेंट को इसे कंट्रोल करना था, गवर्नमेंट को मैपिंग करना था, क्योंकि वो हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर सकती। तो उन्होंने क्या किया, एक सेक्शन ले आया। सेक्शन लाने से क्या होगा दोस्तों, अब वो हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर पाएगी, कौन कितना प्रॉफिट बना रहा है, कौन क्या टैक्स दे रहा है, इस सेक्शन के माध्यम से उनका वो ट्रेस कर पाएगी। जैसे दोस्तों सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। सेक्शन 194S, इसका रेट है दोस्तों 1%। आइए समझते हैं। जैसे ये हो गया आपका
पेई, एक है दोस्तों इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर क्या करता है, यहाँ पे वीडीए में पैसा लगाता है। मान लेते हैं 50,000 रुपये इन्होंने लगाया है, और ये जब इसका वैल्यू को बढ़ेगा, मान लेते हैं 1,00,000 रुपया हुआ, तो ये सेल करके ये जो पेई है इनको पेमेंट करेंगे। मान लेते हैं 1,00,000 रुपये का पेमेंट किए, वो वीडियो के अगेंस्ट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कोई वर्चुअल कॉइन पे, या बिटकॉइन हो सकता है, या कोई दूसरा कॉइन हो सकता है दोस्तों। तो ये पेमेंट करेंगे 1,00,000 रुपये का, तो इनको फ़ायदा कितना हुआ, 50,000। तो अब अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है दोस्तों कि इस डिफरेंस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा या लाख रुपए पे टीडीएस कटेगा, बट आपको 1% का टीडीएस पेई को काट के क्या करना है, आगे गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। उनका जो भी टीडीएस अमाउंट होगा, या तो 5,000, 1% कटेगा तो 500 होगा, या 1,000 रुपया होगा 1%, जो भी होगा ये गवर्नमेंट को उनके पैन के साथ रिपोर्ट कर देंगे कि इनको 1,00,000 का पेमेंट हुआ है जिस पे 1,000 का टीडीएस है। तो इनकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। तो अब अगर ये आगे टैक्स नहीं भरते हैं तो गवर्नमेंट इनको नोटिस करेगा और अपना टैक्स वसूली करेगी। तो टीडीएस लाने का ये फंडा है दोस्तों। तो समझते हैं ये अप्लीकेबल कब से है दोस्तों, फर्स्ट जुलाई 2022, 1 जुलाई से दोस्तों ये सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडीए, जब हम लोग वीडीए का ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इन द सेंस दोस्तों सेल, सिंपल ट्रांसफर का मतलब है इनकम टैक्स में सेल या किसी आप दूसरे को भी ट्रांसफर करते हैं तो वो सेल के डेफिनेशन में ही आता है। पेमेंट बाय एनी पर्सन, पेमेंट टू रेसिडेंट होना चाहिए दोस्तों। डिडक्शन कब करना है, डिडक्शन करना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा दोनों में, उस टाइम हम लोग को टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना। ये टीडीएस का रेट है। अब टीडीएस में कुछ लिमिट है दोस्तों, एक 50,000 की लिमिट है, एक 10,000 की। अब मैं समझाता हूँ 50,000 और 10,000। जैसे पर्सन को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक स्पेसिफाइड पर्सन है, एक नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है। इसके लिए लिमिट है दोस्तों, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए लिमिट है दोस्तों 50,000 का, और 10,000 नॉन स्पेसिफाइड के लिए है। इसके लिए 50,000 है कि 50,000 तक का पेमेंट होगा तो नो टीडीएस, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इनको अगर 10,000 तक का पेमेंट होगा तो नो टीडीएस, 1 रुपये भी टीडीएस। बट अगर इनको 10,000 1 रुपये का पेमेंट होगा तो पूरा अमाउंट पे 1% का टीडीएस कट जाएगा। इनको अगर 50,000 1 रुपये का पेमेंट होगा तो पूरा पेमेंट पे 1% टीडीएस कट जाएगा दोस्तों। अब समझते हैं कि ये स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है कौन। तो एक चार्ट है दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 194(s). तो स्पेसिफाइड पर्सन को दो भाग में बांटा गया, पहले इंडिविजुअल एचयूएफ और उसके अलावा अदर देन एचयूएफ। इसमें कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकता है दोस्तों, फिर सोसाइटीज हो सकता है, और भी बहुत कुछ। तो दो भाग में बांटा गया है, इंडिविजुअल एचयूएफ और अदर देन इंडिविजुअल। अब एक हम लोग देखेंगे हैविंग इनकम अंडर पीजीबीपी। पीजीबीपी बोलने का मतलब है बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम और अदर देन बिजनेस इनकम। तो इंडिविजुअल को भी दो कैटेगरी में बांटा गया कि जिनका बिजनेस इनकम है, जिनका बिजनेस इनकम नहीं है। जिनका बिजनेस इनकम नहीं है वो स्पेसिफाइड पर्सन है, और जिनका बिजनेस इनकम है तो उनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया कि जिनका बिजनेस है, जिनका प्रोफेशन है। प्रोफेशन हो गए जैसे लॉयर, डॉक्टर, सीएस,
ये सब प्रोफेशन में आते हैं। तो बिजनेस में टर्नओवर दोस्तों कि अप टू 1 करोड़ है तो उसको स्पेसिफाइड पर्सन बोलेंगे। एबव 1 करोड़ है तो अदर देन मतलब नॉन स्पेसिफाइड पर्सन बोलेंगे। प्रोफेशन के केस में अप टू 50 लाख वालों को स्पेसिफाइड पर्सन बोलेंगे और 50 लाख से ऊपर वालों को अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन बोलेंगे। और जिनका बिजनेस इनकम नहीं है, सैलरी है, अदर सोर्स है, कैपिटल गेन है, वो स्पेसिफाइड पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा ये पूरे के अलावा दोस्तों ये जो है वो बाकी कंपनीज हो गया,